हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आज अपना शुरू करने जा रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक है बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही इंटरेस्टिंग और ज़िंदगी संवार देने वाला टॉपिक है इंटीग्रेशन, आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज जो हम पढ़ेंगे, जो शुरू करने जा रहे हैं, एक बार उसे देख लेते हैं। इंटीग्रेशन द बिगिनिंग, यानी कि आज हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग करेंगे इसकी, और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे और फिर यहाँ हम अपना लेक्चर कर देंगे कंप्लीट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जैसा कि नाम से ही तुम्हें पता चलता होगा, इंटीग्रेशन जानते हो, एक लफ्ज़ होता है इंटीग्रेट। इसका क्या मायना होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? इंटीग्रेट का हिंदी मीनिंग, इसका मायना होता है, इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, यानी जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना। वहाँ से ही आया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? ये चीज़ों को जोड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ता है। लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने तुम्हें डिफ्रेंशिएशन कराई है। डिफ्रेंशिएशन का क्या काम था? वो बेरहम था, वो दिलों को तोड़ रहा था, वो चीज़ों को छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को तोड़ दिया करता था। कोई एक पार्टिकल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, तो वो क्या कर रहा था? डिफ्रेंशिएशन उस ऑब्जेक्ट को, उस पार्टिकल को, उस वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में, एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ दे रहा था। जैसे कि मान लो ये है तुम्हारे पास कोई एक स्फेरिकल बॉल, तुम्हारा दिल, तो डिफरेंशिएशन क्या करेगा? ये छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से। तो देखो डिफ्रेंशिएशन ने, देखो यहाँ पे ये बॉल थी, डिफ्रेंशिएशन ने क्या कर दिया? इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस दिल के टुकड़े 1000 कर दिए डिफ्रेंशिएशन ने। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन का ये उल्टा है। क्या करता है? ये टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होती हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, उन्हें ये सम अप कर देता है, इकट्ठा कर देता है, उन्हें ऐड कर देता है, उन्हें जोड़ देता है। ये होता है इंटीग्रेशन। ये डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ऐसे लिख लो, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, चलिए फिर समझाते हैं इसका एप्लीकेशन वगैरह किस तरीके से होता है। तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फील देने के लिए था, बेसिकली इंटीग्रेशन का फील देने के लिए था। फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझोगे? मैथमेटिक्स की भी तो लैंग्वेज होती है, उसे मैथमेटिक्स में तुम ऐसे थोड़ी बताओगे इसे, तो कैसे बताओगे फिर इसे? सपोज दैट तुम्हारे पास ये कोई फंक्शन है, y इक्वल टू fx, ये कोई फंक्शन है। सर कैसा फंक्शन है? तेरी क्रश की मैरिज फंक्शन है। सर क्या कहा? तेरी क्रश का मैरिज का फंक्शन है। सर नहीं, ऐसी बातें ना करें, मैं रो जाऊंगा सर, मेरा दिल टूट जाएगा सर, आपने दिल तोड़ दिया सर, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही दिन आएगा तुम्हारे साथ। तो पढ़ाई करते रहो जिससे कि तुम इस तरीके की कंडीशन से बच सको। अच्छा, तो ये कोई फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, परेशान मत हो, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैथमेटिकल फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पर, अगर हम इसका बनाएं ग्राफ, मान लेते हैं अगर इसका ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो
तो इसका इस ग्राफ का ए के अंडर में तुम्हें एरिया निकालना हो, इस ग्राफ का अंडर का एरिया निकालना हो, मीन्स ये एरिया निकालना हो, तुम निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। रेक्टेंगुलर शेप में है, कर सकते हो। अगर इसका ग्राफ ये इस तरीके से आए इस फंक्शन का, अब एरिया निकाल सकते हो। हाँ अब भी निकाल सकते हो। तुम्हारा ये बन जाएगा ट्रेपेजियम शेप में, अब भी निकाल सकते हो। अगर ये आ जाए कुछ इस शेप में, एरिया निकाल सकते हो इस ग्राफ के अंडर। हाँ निकाल सकते हैं सारा, क्योंकि ये कैसा है, ये बन रहा है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, तो निकाल सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। लेकिन अब अगर आ जाए ग्राफ कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ बन जाए कुछ ऐसे करके ग्राफ बन जाए इसका, ये जो फंक्शन है y = f(x), इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाए। अब इसका एरिया निकाल के दिखाओ, इस ग्राफ का अंडर एरिया निकाल के दिखाओ। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है हमने यहाँ पे, यह है x1 और यह है x2। तो x1 से लेकर x2 के बीच में इसका इस ग्राफ का अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया निकालना होगा तुम्हें। x1 से x2 के बीच में इस ग्राफ का अंडर जितना भी एरिया होगा वो एरिया निकालना होगा। निकालो, कैसे निकालोगे एरिया? कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रहा है, तो इस केस में देखो तुम्हारे लिए क्या काम आया, इंटीग्रेशन। क्या चीज़? इंटीग्रेशन। मैंने कहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारी ज़िंदगी सवार देने वाले कॉन्सेप्ट हैं। देखो कैसे काम आएगा। तुमने क्या किया, इस पूरे एरिया को ही तुमने 1 2 3 इस तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया कि इस पूरे ही ग्राफ को तुमने 3-4 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ दिया। ये यहाँ तुमने क्या कर ली, स्ट्रिप्स बना ली कुछ, ये कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बन गई तुम्हारी सेम विड्थ की। ध्यान रखना सबकी विड्थ कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मान लेते हैं वो है डेल एक्स, यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है, वो बन रहा है, तुम्हें छोटा छोटा दिखता होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स तुमने यहाँ पे काटी हैं, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई हैं तुमने, पत्तियाँ, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप मीन्स पत्तियाँ, तो उसकी जो विड्थ है, विड्थ या ब्रेथ, वो कितनी है, वो है डेल एक्स। ठीक, तुमने यहाँ पे ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काटते चले गए, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काटते चले गए, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काटते चले गए, सबकी विड्थ सेम है। अब तुम क्या करोगे, इन विड्थ का एरिया निकालोगे, इन विड्थ का, सॉरी, अब तुम क्या करोगे, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो तुम विथ डेल एक्स विथ की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काटते चले गए हो तुम, इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया निकालोगे और उस एरिया को ऐड कर दोगे। यहाँ देखो सबकी विथ जो रहेगी सेम रहना चाहिए, ये ध्यान रखना, सबकी विथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ डायग्राम बनाते समय हो सकता है किसी एक की विथ ऊपर नीचे हो गई हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। सबके एरिया निकाल लोगे, सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने के बाद क्या करोगे, उसे ऐड कर दोगे ग्राफ के अंडर, x1 से लेकर x2 के बीच में ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होगा वो सारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो तुमने यहाँ पे देखो क्या करा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ किया। पहले इस एरिया को, इतने एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल पार्ट्स में तोड़ा, छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ा, इसे काटते चले गए, यहाँ से ऐसे करके काटते चले गए, ये काटते चले गए, तुम इस तरीके से काटते चले गए एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। ये हर स्ट्रिप जो काटने को जो स्ट्रिप्स निकली, और स्ट्रिप का तुमने क्या किया, एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद तुमने क्या किया, हर जितनी भी स्ट्रिप बनी उन सब के स्ट्रिप्स, उन सब का एरिया ऐड कर दिया।
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा इस ग्राफ के नीचे वो सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट तुमने ये एक स्ट्रिप काटी है, इस तरीके से है तुम्हारा ये, तुमने ये स्ट्रिप काटी, स्ट्रिप काटने के बाद तुम्हारे पास ये स्ट्रिप आ गई। अब तुमने क्या किया, इस स्ट्रिप की सभी जितनी भी स्ट्रिप काटी हैं तुमने, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिप काटी होंगी सबकी ये विड्थ, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये दिख रही है विड्थ, चौड़ाई, ये सबके लिए सेम होगी क्योंकि तुमने सारे को सारी विड्थ से सारे के सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स सेम विड्थ की काटी हैं। इसके बाद तुमने क्या किया, हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया तुमने निकाला और सबको ही तुमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से x1 से लेकर x2 के बीच में इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया था वो सारा एरिया आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये जो तुमने पहले काटने के बाद ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से है, तुमने यहाँ से काट के ये जो स्ट्रिप्स निकाली, ये तो तुमने किया डिफ्रेंशिएशन, और फिर इन सब का एरिया को एडअप कर लिया, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। कैसे करके मैथमेटिकली कैसे करेंगे हम इसे ज़रा समझ लेते हैं। तो अब इसका एरिया होगा, देखो टोटल एरिया होगा जो तुमने स्ट्रिप्स काटी हैं उनका एरिया A1 + A2 + A3 प्लस डैश 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 इक्वल टू समेशन हो जाएगा जितनी भी स्ट्रिप्स हैं x1 से लेके x2 तक, और ये हो जाएगा डेल A। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सब स्ट्रिप्स की मैंने पहले ही बता दी, विड्थ तो सेम रहेगी तुम्हारी, ब्रेथ तो सेम रहेगी डेल x। जो लेंथ है, लेंथ अलग अलग होगी। देखो इसकी लेंथ कुछ और है, 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 लेंथ सबकी वैरी करेगी। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी चीज़। अच्छा, अब जो लेंथ है किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर है, लेंथ वाई एक्सिस पर है, तो सबकी लेंथ को हम दिखा देते हैं वाई से, सबकी लेंथ को हमने वाई से दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है वाई, ब्रेथ क्या है डेल एक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा डेल एक्स बाई, और डेल एक्स बाई ये कितना हो गया, छोटा सा एरिया हो गया डेल ए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेल ए की जगह पे ये लिख लेंगे ए इज इक्वल टू x1 से लेके x2 तक, और ये हो जाएगा y डेल x। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं, जो मैंने स्ट्रिप्स यहाँ पे बनाई हैं, अब तुम देखो बहुत कितनी स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इनके बीच में होगी तो 16 स्ट्रिप्स हैं। तो 16 स्ट्रिप्स हैं, तो 16 स्ट्रिप्स ये काउंटेबल हैं। लेकिन तुम्हारी बुक्स में, ये तुम्हारी नहीं, हर बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब बुक्स में ये एग्जाम्पल दे रखा होता है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन जब समझाया होगा उन्होंने तब भी दे रखा होगा, जब वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर होगा तो उसमें भी समझाया होगा। तो तुम्हारी बुक्स में ये होगा ज़रूर। तो देखना वहाँ पे ये जो स्ट्रिप्स होती हैं बहुत बहुत बारीक स्ट्रिप्स होती हैं, इतनी बारीक स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब कि इनकी जो ब्रेथ होती है इतनी कम होती है डेल एक्स की, तुम्हें पता भी नहीं चल पाता है। ठीक, और वो होता कैसे है, वो किस तरीके से होता है कि स्ट्रिप्स इन्होंने बहुत काटी होती हैं, यानी जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स हैं, अगर हम इसे n से डिनोट करें नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स को, अगर हम नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स को n से डिनोट करें, क्या कहा, नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स को अगर हम n से डिनोट करें, तो अगर ये n इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी का मतलब समझते हो, बहुत 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 ज़्यादा हो जाए, अगर n बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे यहाँ पे तुम स्ट्रिप्स काटो, तो जो डेल x है, जो डेल x है यानी कि इनकी जो ब्रेथ है, फिर ये टेंस करेगा ज़ीरो को, टेंस करेगा ज़ीरो को। मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो के बराबर हो गए तो फिर एरिया कैसे निकालोगे। मतलब ये करता है कि ये ज़ीरो तक पहुंचने की कोशिश करे, ज़ीरो के बेहद 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 क्लोज होगा, ये ज़ीरो के बेहद 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 ही क्लोज होगा। तो इसका ये मतलब होता है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। तो इन लिमिटिंग कंडीशन ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x1 टू x2, और ये फिर जो डेल x हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा
dx में। ठीक, बस यही तुम्हारा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम इसी तरीके से लिखते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो ये y है, भाई ब्रेथ तो सब जगह सेम है, y अलग अलग है, तो y को ही हम यहाँ से x1 से लेकर x2 के बीच में y को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये तो बता रहा है, यही तो होता है इंटीग्रेंड। अभी समझाऊंगा तुम्हें तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। ये बाई क्या हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेंड कहलाएगा जिसका इंटीग्रेशन होता है, जिसको इकट्ठा करते हैं। तो dx तो क्या है तुम्हारे, यहाँ से देखो dx तो बराबर है सब जगह पे, बस y तो अलग है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 से लेकर x2 के बीच में हम y की वैल्यू को इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं। ये तो ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई तुम्हें? अब इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं वो समझ लो, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझ लो, और फिर हम करेंगे कुछ सवाल। चलिए फिर करते हैं हम यहाँ पर। जिससे तुम्हारा इंटीग्रेशन यही दे रखा था, एरिया को ही हम इंटीग्रेट कर रहे थे, y dx x1 से लेके x2 तक। तो ये जो टर्म हो गया y, या इसकी जगह पे हम लिख लें क्या, कोई फंक्शन। y की जगह पे हमने लिख लिया फंक्शन, तो y या fx। तो यहाँ पे देखो ये और ये कहलाएगा इंटीग्रेंड। चाहे y हो लिख लो, चाहे fx लिख लो, ये कहलाता है इंटीग्रेंड। लिख लेना ये सारी चीज़, ये और ये कहलाता है वेरिएबल। क्या चीज़? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है ये? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x1 से x2 तक ये क्या है, x1 x2 ये कहलाती हैं लिमिट्स, x1 और x2। ये दोनों ही क्या कहलाती हैं? ये दोनों ही कहलाती हैं लिमिट्स। ये हो जाएगी लोअर लिमिट और ये हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी चीज़ इंटीग्रेशन के बारे में? तो ये इंटीग्रेशन के बारे में तुम्हें कंप्लीट, मतलब कोई मैथ इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट दे रखा होगा तो तुम इसे ऐसे समझ लोगे कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, ये क्या बताता है इंटीग्रेशन के बारे में? ये बताता है कि इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट जस्ट अ समेशन। समेशन ही इंटीग्रेशन है। जैसे तुमने अभी देखो क्या किया था, हमने इन सारे एरियाज़ को ऐड करते चले गए और वहाँ से फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को कॉन्सेप्ट वहाँ से हमने ले आए, वहाँ पर फिर वहीं से हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ले आए। तो ये समेशन को ही ये सिम बताता है कि ये क्या है, समेशन का ही दूसरा नाम इंटीग्रेशन है। आतंक का दूसरा नाम बाउ है और समेशन का दूसरा नाम इंटीग्रेशन विद इन सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट्स। अच्छा, ये जो सिंबल है, ये सिंबल भी अगर ये सिंबल तुम देखोगे तो ये सिंबल क्या है, ध्यान से देखो ये सिंबल क्या है, बताओ ज़रा। स्ट्रेच्ड एक्स ऐसे नहीं है। जैसे अगर तुम क्या करोगे, एस को यहाँ से पकड़ के ऊपर से और इधर एस को नीचे से पकड़ के ऐसे कर खींच दो, खींचा हुआ ऐसे नहीं है ये, तो ये बन जाएगा। तो ये सिंबल है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल भी बताता है कि ये इंटीग्रेशन क्या है, समेशन है। और ये सिंबल आया ही यहाँ से ही है, ये रियलिटी है। ये सिंबल जो आया है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इसकी जो ओरिजिन हुई है इस सिंबल की, समेशन के एस से ही ली गई है। क्या किया गया, समेशन का एस लिया और एस को खींच दिया इस तरीके से, एस को समेशन का एस लिया और एस को इस तरीके से खींच दिया, तो वहाँ से इंटीग्रेशन के सिंबल की ओरिजिन हुई है। क्लियर इतनी चीज़? क्लियर इंटीग्रेशन के बारे में सारी चीज़ें। चलिए
अब हम करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर करेंगे हम इंटीग्रेशन पर बेस्ड सवाल। मज़ा आ रहा है? दिल दुखाने से ही घर करार आए तो शौक से फिर मेरा दिल दुखा दीजिए। सर बस करो, मैं रो जाऊंगा सर, मुझे याद आ रहा, याद आ गई सर। नाटक मत कर, ड्रामा मत कर, सीधे पढ़ाई पे आ जा। समझ लो, अगर ये मेंस और आईआईटी वगैरह तुमसे नहीं निकला तो तुम कहीं के नहीं रहो, मुंह नहीं दिखा पाओ कहीं भी। समझ लेना इस चीज़ को। चलिए फिर, तो सबसे पहले है पावर फंक्शन। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, अगर कोई फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, तो तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएशन में एक पावर माइनस करते हो, यहाँ क्या करोगे, एक पावर ऐड कर दोगे, और इस n को तुम यहाँ क्या करके कोएफिशिएंट बना दिया करते थे, इस n को कोएफिशिएंट बना दिया करते थे डिफरेंशिएशन में। यहाँ तुम क्या करोगे, n प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दोगे, पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अरे वाह, इतना आसान है? हाँ बेटा हाँ, इतना ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस पर बहुत आसान सवाल रहेंगे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दे रखा हो, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। कैसे आया, x n की जगह पर 5 है तो 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। तो x 5 प्लस 1 6, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c हो गया ये इसका इंटीग्रेशन। और सवाल करें इस पर। चलो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर दे रखी हो माइनस का 7 अपॉन 2, करो ये सब। क्या हुआ, क्या हुआ, प्यार हुआ। मेरी क्लास में बदतमीजी बिल्कुल नहीं, सीधे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड स्टडीज़, सिर्फ कॉन्सेप्ट और स्टडीज़ मैं कराता हूँ इस सवाल को। y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 7/2, ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n के फॉर्म में है। इंटीग्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो, मैथमेटिक्स में इस इंटीग्रेशन को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बट हमें वो फिज़िक्स में उसका मतलब नहीं रहता, सेंस नहीं रहता कोई फिज़िक्स में, तो इसलिए मैं इसे जस्ट इजी वे में करा रहा हूँ तुम्हें। y इज इक्वल टू एक्स की पावर, क्योंकि फिज़िक्स में तुम्हारे मेंस ये नहीं पूछने बैठा कि इस तरीके से सवाल दे दिया और इसका इंटीग्रेशन निकालो, इस तरीके से तो वो फिज़िक्स तुम्हारे मैथ में भी नहीं देता है। माइनस 7/2 प्लस 1, मेंस का एग्ज़ाम है ये, यूनिट टेस्ट थोड़ी ही क्लास के। देखो, माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 2, माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 2 कितना आ गया, एक्स की पावर माइनस का 5/2 अपॉन माइनस का 5/2। ठीक, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 5/2 और माइनस का 2/5 प्लस c प्लस का c। ठीक है, चलिए एक सवाल और करवाते हैं तुमसे।
सर कितने करवाओगे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जस्सा सर जी ये क्लास है कि सवाल की पाठशाला? सवाल ही सवाल, सवाल सवाल, कहाँ का इंसाफ है ये? मेंस कराना है मुझे, इतना तो कराना पड़ेगा। देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर चलिए अंडर रूट एक्स ऐसे समझ लो तुम, आसान सवाल है ये। साथ में डी एक्स ऐसे कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे इसे, प्रॉपर तरीके से कराता हूँ अब तुम्हें। तो क्या होगा ये एक्स की पावर 1/2 dx। अब ये क्या होगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c। कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। तो y इज इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल था। अब करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्या चीज़, प्यार करते हैं नहीं, हम करेंगे सवाल। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम है? ज़रा कमेंट में टाइप करो, जल्दी से बताओ कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैंने कराया है तुम्हें ये डिफरेंशिएशन वाले में ही कराया है कुछ याद? याद है बस, क्या याद है? कुछ याद नहीं है। ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा देख लेते हैं ज़रा। जैसे सपोज दैट ये दे रखा हो y इज इक्वल टू के। अब तुम्हें करना है इसका k dx, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे y इज इक्वल टू k dx ऐसे लिख लोगे। अब k को तुम निकाल लो बाहर यहाँ पे, या मत निकालो बाहर, चलो निकाल लो बाहर। और dx है इसे लिख सकते हो तुम x की पावर 0। भाई किसी भी टर्म पे अगर हम किसी भी टर्म पर पावर 0 लगा दें तो उसका मतलब होता है 1। तो कितना बन रहा था यहाँ पे, ये 1 × dx था, तो हमने 1 की जगह पे x की पावर 0 dx कर दिया। अब देखो इंटीग्रेशन तुम यूज़ कर लो। इंटीग्रेशन क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना, क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर, जब n दे रखा तो y इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। तो ये हो जाएगा k एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c। तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू k x + c। सिंपल है। तो कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है y इज इक्वल टू k dx या y इक्वल टू m dx या y इक्वल टू dx के दे रखा हो, कांस्टेंट फंक्शन दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन की वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। dx है तो कांस्टेंट की x से, dm होगा तो कांस्टेंट की m से, dn होगा तो कांस्टेंट की n से, dq होगा तो कांस्टेंट की q से। ध्यान रखना dq वाला टर्म क्लास 12th में अगले साल तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक कराऊंगा, तो वहाँ पर तुम्हें देखना dq करके चीज़ें मिलेंगी चार्ज के टर्म में, तो वहाँ ये ध्यान रखना। तो dq होगा तो kq हो जाएगा। या सिर्फ इतना दे रखा हो y इज इक्वल टू dx, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन भी यही कॉन्सेप्ट लगाओ, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ बस क्या कर दो तुम k हटा दो यहाँ से, मान लो मतलब यहाँ k नहीं है, तो ये होगा 1 × dx। 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0
dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस का c, तो कितना आ गया x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c यानी कि x। तो ध्यान रखना ये चीज़ें कि y = kdx तो हो जाएगा y = kx, y = km kdm तो y = km, y = kdn तो y = kdn। इस तरीके से जो भी दे रखा होगा ये हो जाएगा, या सिंपल दे रखा हो y = dx तो y = x, y = dm तो y = m, y = dq तो y = q। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का ये होता है इंटीग्रेशन। क्लियर इतनी चीज़? चलिए फिर अगला प्रॉपर्टी कराते हैं हम, और उसमें ही फिर ये तुम्हारे सवाल हो जाएंगे इसके। अगली प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ही तो है मेरे बच्चे। चलिए फिर क्या है तुम्हारे पास? कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन। फंक्शन दे रखा है y = k f(x). अब ये क्या है? y अपने आप में एक फंक्शन है जो कि f(x) फंक्शन की k से मल्टीप्लाई करके बना है। k टाइम्स मतलब क्या? k की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, या k से ये फंक्शन जो है k गुना ज़्यादा है। इसका ये तो मतलब होता है k टाइम्स की k की इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन लोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होएगा? y = जस्ट नथिंग, जैसे डिफरेंशिएशन में था इसका इंटीग्रेशन, बस ये हो गया। तो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा उस फंक्शन के इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय जो कांस्टेंट दे रखा है वो। जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, जो कांस्टेंट दे रखा है उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा इंटीग्रेशन टोटल। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई? चलो अब इस पर कुछ सवाल करते हैं, सवालों से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जैसे सवाल दे रखा है तुम्हारा ये y = 7x दे रखा हो। क्लियर इतनी चीज़? तो अब इसका क्लियर इतनी चीज़ तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y = 7x dx, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तुम क्या करोगे? यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म दे रखा होता है उससे निकाल लेते हैं हम इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर x dx। अब कितना हो जाएगा? 7x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, ठीक, 7x² अपॉन 2 प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। y = दे रखा हो तुम्हारा 3x की पावर माइनस का 1/3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करना हो तुम्हें तो कैसे करोगे? 3 बाहर निकाला, अगेन x की पावर माइनस का 1/3 प्लस 1 सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया तो ये नहीं रहेगा, माइनस का 1/3 प्लस 1 प्लस c 3 x की पावर कितना हो जाएगा? ये 3 और ये बचा तुम्हारा 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c, 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 x की पावर 2/3 और अपॉन में 2 प्लस c। हो गया, ये समझ में आया? चलिए करते हैं कुछ और सवाल इस पर।
y इज इक्वल टू √7x की पावर 5। इस तरीके से दे रखा हो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, करो ज़रा इसका इंटीग्रेशन। कर सकते हो? चलो मैं कराता हूँ। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √7 इंटू ये इस तरीके से, ये हो जाएगा 7 √7 और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा कितना? √7 कांस्टेंट टर्म से, √7 कांस्टेंट टर्म है तो इससे तो निकाल लो तुम बाहर इंटीग्रेशन के सिंबल के। ये हो जाएगा x⁵ dx। √7 x⁵ + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा? √7 और x⁵ कितनी आ गई यहाँ पे? ये 7/2 और अपॉन 7/2, ठीक है। 2 इधर जाएगा, 2 √7 x⁵ 7/2 और √7 से ये क्या होगा? एक से कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से, प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लगा रहेगा। क्लियर हुआ इतनी चीज़? चलिए इस पर कुछ एक सवाल और कर लेते हैं। वैसे ये आसान चीज़ें हैं, तुम्हें बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये तो। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे पास अगर ये दे रखा हो x⁵ -1/2, बस क्या सवाल बन सकते हैं? यही तो बन सकते हैं। कांस्टेंट में कुछ कोएफिशिएंट में कुछ लगा दो, कांस्टेंट टर्म्स को पावर प्लस माइनस कर दो, हाफ कर दो, फ्रैक्शन में ले आओ, इंटीजर में ले आओ, बस यही कर सकते हो। dx ये दे रखा हो तो क्या करोगे इसका तुम? 5। अब इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर तुमने 5 को निकाल लिया, अंदर जो रहा तुम्हारे पास इंटीग्रेंड उसे अंदर रहने दिया, उसका भी ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। 5 x⁵ -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, तो कितना हो गया ये? 5 x⁵ 1/2 अपॉन x⁵ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 उधर जाएगा ऊपर, तो कितना होगा? 10 x⁵ 1/2। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 10√x प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन। क्लियर? कोई फंक्शन हो, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन से के समेशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में हो, डिफरेंस के रूप में हो, तब हम क्या उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? हर फंक्शन का जिसका डिफरेंस हो या जिसका समेशन हो, एडिशन करके बना हो, तो हर उस फंक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेंड आपस में ऐड हो जाएगा। ये कोई फंक्शन है, पूरा मान लेते हैं y है, जो कि इन 3 फंक्शन को आपस में ऐड करके या इन तीनों फंक्शन का आपस में डिफरेंस लेकर ये फंक्शन y बना है। अब इसका हमें लेना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? इन्हीं फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग और उसको ऐड कर देंगे। जैसे ये du प्लस माइनस का dv प्लस माइनस का dw, ठीक है। क्लियर नहीं चीज़? ये तुमने कि जैसे लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन में भी किया था। है ध्यान थोड़ा बहुत या नहीं है ध्यान? भूल गए? सब भूल गए?
क्लियर थी चीज़। चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे मान लो 7x² प्लस का ये दे रखा हो तुम्हारा ये 5x³ प्लस का 7, इसका इंटीग्रेशन करना हो तुम्हें dx। प्लस की जगह माइनस साइन भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ तुम्हारा वैसे ही होगा। तो क्या होगा, तुम यहाँ पे 7x² dx प्लस 5x³ dx प्लस 7 dx। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे 7 कांस्टेंट टर्म से, जैसे कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है अभी, वैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे x² dx प्लस 5x³ dx प्लस 7 dx। कितना होगा ये, 7x³ प्लस 5x⁵/2 प्लस 7x प्लस c। तो ये कितना होगा, 7/3x³ प्लस 2x⁵/2। इस 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा और ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा ये x⁵/2 को, प्लस 7x प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ही अगर माइनस साइन होता तो क्या होता, ऐसे ही होता बिल्कुल सेम, बस फिर क्या हो जाता, प्लस की जगह पर माइनस साइन आ जाता। ठीक है, इस चीज़ को तुम दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा के रखना। यहाँ ये c प्लस ही रहेगा। क्लियर थी चीज़ें, समझ में आई तुम्हें ये। तो चलिए अब कुछ फार्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और वैसे ही जनरल, उन फार्मूले को लिखवा देते हैं हम जल्दी से, उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। और इन फार्मूलों को तुम्हें रटना होगा। वाई जैसे सम इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। इनका हम इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे y = x⁴n है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x⁴n dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n + 1/n+1, ये x है, प्लस c। सिंपल dx है, इसका x प्लस c। dm है तो m प्लस c, dn है तो n प्लस c, dp है तो p प्लस c, dq है तो q प्लस c। ये ध्यान रखना, ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये बहुत इसका यूज़ होगा। इसका एक बार को फिर भी इतना यूज़ नहीं हो काइनेमेटिक्स में, और बाकी हालांकि यूज़ होता है, ऐसा नहीं यूज़ नहीं होता है, यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ही होगा जो मैंने ये बॉक्स के अंदर कर दी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx = x + c। ये तुम देखना सेंटर ऑफ मास वगैरह चैप्टर में जब हम करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई, अच्छे तरीके से समझ में आई। चलिए तो अब हम करते हैं कुछ और फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e(x⁴dx) = तो इसका इंटीग्रेशन e⁴x + c। e⁴x ही रहेगा, c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो e⁴x ये इकलौता ऐसा टर्म है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वही इंटीग्रेशन होता है। ये क्या तुम्हारी तरह बेशर्म है। ठीक है, किसी की गली के लोगों से जितना भी सुन लो, जितना भी पिट लो, लेकिन फिर भी चक्कर उसी की गली के ही लगाने हैं कि ऐसा ही ये है ex। कितना इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना इंटीग्रेशन कर लो, डबल डिफरेंशिएशन कर लो, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लो, कितना भी करो, कुछ भी करो, इसका रहेगा यही।
ई एक्स तुम्हारी तरह है ये, तो दोस्ती बना लो इससे, ई एक्स से। क्लियर इतनी चीज़। अब देखो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, समझदार हो, साइन एक्स सी होगा, बस माइनस साइन यहाँ नहीं होगा, माइनस साइन यहाँ होगा। क्लियर इतनी चीज़ें लिख लो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें लिखने की चीज़ें हैं ये तुम्हारी, कोई ऐसा थोड़ी है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, tan एक्स प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाए तो कितना होगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, नहीं होता है। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, नहीं होता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये मत समझने लेना, मेरा यहाँ क्रॉस साइन लगा दिया कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। और जब तुम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में इसका इंटीग्रेशन करने बैठोगे अगले साल, तो तुम वहाँ पे क्रॉस साइन लगा के चले आओ, होगा। लेकिन जिस तरीके से इसके डायरेक्ट फार्मूलेज हैं, वैसे डायरेक्ट फार्मूलेज नहीं होंगे, वो मैं तुम्हें कराऊंगा, अभी कराऊंगा प्रैक्टिस कराते समय कि किस तरीके से करोगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को तुम अगर याद कर लो तो वो अलग बात है, रट लो, डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे इसका यहाँ डायरेक्ट फार्मूला था। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे? ये साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो कितना होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। चलो इन फार्मूलाज को तुम जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लो, करो कॉपी इसे, इन फार्मूलाज को। हो गए कॉपी? चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुमने बहुत शानदार तारीफ़ काबिल काम किया है, लायक तारीफ़ हो तुम। तुम्हारी तारीफ़ तो मैं दिल खोल कर करूँगा उस टाइम पर जब तुम अपना मेंस का रिज़ल्ट मुझे बताओगे कि सर मेंस हमने क्रैक कर लिया, सर एडवांस हमने क्रैक कर लिया, सर अब हमें कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल में या मेटलर्जी में या जो भी ट्रेड तुम चाहो उसमें सर हमें ये वाला आईआईटी कॉलेज मिल चुका है, जो भी तुम्हारा पसंद का कॉलेज हो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, जो भी तुम्हारा पसंद का कॉलेज हो उस कॉलेज में सर मैं तो मुंबई जाऊंगा। मुंबई क्यों? सर मुझे वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, धोखा है और कुछ नहीं है। अच्छा, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो इसका क्या हो जाएगा, बन जा, हाँ सही है। अब तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या था, tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। जस्ट अभी इन्हें रट लो, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ए कैसे आया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक, इतनी चीज़।
साइन ए एक्स डी एक्स हो। अब ऐसे ही होगा, सबका सिंपल है, इसी तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स दे रखा हो तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। क्लियर इतनी चीज़? आई होप तुम लोगों ने इस साइड का लिख लिया होगा। गोरी 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 गोरी, कभी कभी चोरी 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 चोरी। हाँ बस हो गया, बहुत चोरी चोरी, बहुत कुछ चुरा लिया तुमने। सिर्फ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे। अच्छा, एक्स की पावर माइनस का 1 डी एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इन दोनों का ही, दोनों सेम टर्म हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए इन दोनों का ही इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। क्लियर? मैंने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट है। log x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। क्लियर इतनी चीज़? e की पावर ax दे रखा हो dx, तो ये होगा e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। क्लियर इतनी चीज़? इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए कर दो, e की पावर ax प्लस b dx, तो यही अगेन यही रहेगा सेम, ax प्लस b और अपॉन में a प्लस का c। हाँ, तो लिखो इन सबको, इन फार्मूलाज को लिखो, तुम जल्दी से ज़रा कॉपी में लिखो। और इन फार्मूलाज को कॉपी में एक ऐसी जगह पे लिखना जहाँ पे तुम्हारे पास ये 2 साल के लिए कम्प्लीटली तुम्हारे पास ये रहें, जब तक कि तुम्हारा IIT एडवांस में सिलेक्शन ना हो। IIT एडवांस जब तक कि तुम्हारा जी एडवांस में सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक ये फार्मूले तुम्हारे पास ये रहने चाहिए। ऐसी कॉपी में लिख लेना, ऐसी जगह पे नहीं लिख लेना, ठीक है? सरकज नहीं बन जाए, मतलब सर उसकी तरह अपने बॉडी पे इंक कार्व करवा लेते हैं। बन जाओ, शौक से बन जाओ। घर वाले मारेंगे बहुत, भगा भगा के मारेंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे, इतना मारेंगे। चलो अच्छा नोट करो, हो गया? चलिए फिर करते हैं तुम्हारे लिए कुछ और फार्मूलाज लिखवा देते हैं। सर कितने फार्मूले हैं? बहुत, इतने फार्मूले होंगे तुम्हें। अब देखो, ये क्लास 10th में जो तुम करके आए हो वो तो तुम्हारे लिए एक ट्रेलर था। असली चीज़ तो जो है वो अब है 11th और 12th में। और तुम यहाँ पर ही आकर अक्सर बच्चे फिसल जाते हैं, किसी के बालों में फंस जाते हैं, किसी की जुल्फ़ों के साए में फंस जाते हैं। अक्सर बच्चे क्लास 11th में आगे बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं। बोल रहा हूँ तो बेहतर यही तुम लोग समझो बात को और पढ़ाई पे ध्यान दो, और ध्यान देना पढ़ाई पे। आगाह कर रहा हूँ तुम्हें कि बहुत मिसगाइड करने वाली चीज़ें लाइफ में आएंगी, तो बस वहाँ तुम भटकना मत। चलिए, ax प्लस b की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस सी। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे n क्या हो, -1 ना हो। ये जो
पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं हम इस तरीके से एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना एन की सारी वैल्यू के लिए वैलिड है, ये सारी वैल्यूज़ के लिए इंटीग्रेशन हो सकता है, बस एन की वैल्यू -1 के लिए नहीं हो सकता। अगर ये हो जाएगा तब नहीं होगा। कैसे? जैसे एक्स की वैल्यू -1 हो, इंटीग्रेशन करोगे -1 + 1 कितना आएगा? एक्स पर -0 अपन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आएगा -1 अब +1, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और ये हो नहीं सकता, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना पावर फंक्शन में एन की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, बस एन की वैल्यू -1 ना हो। वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है तुम्हें, ठीक। a/ax + b dx हो, तो इसका हो जाएगा log ax + b + c। ये कुछ फार्मूलाज हैं तुम्हारे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी हो गए, एक्सपोनेंशियल भी हो गए, और सिंपल अलजेब्रा के भी हो गए। इससे बहुत सारे इसमें फार्मूलाज मैंने करा दिए हैं, जो हमारे काम के हैं वो मैंने करा दिए हैं। इन सब फार्मूलाज को लिख लो और याद कर लो, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक। यही हमारे काम आने वाली हैं आगे चल के। बाकी मैथमेटिक्स में तो तुम इतने फार्मूलेस पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में के इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले होंगे तुम्हारे, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले होंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले होंगे। डिफरेंशिएशन में आओगे तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन में आओगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, इन सब कुछ बहुत है। तभी तो कह रहा हूँ मैं कि जुल्फ़ों के साए से बाहर निकल के भी देखो कुछ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है ज़िंदगी में। बहुत मज़ा है इन्हीं स्ट्रगल में, मज़ा है। खाली ज़िंदगी चलते रहे बिना स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, बिना कुछ मेहनत वाली ज़िंदगी, तो उससे क्या फ़ायदा? स्मूथ रोड है, स्मूथ रोड पे चलते रहे तो तुम्हें क्या फ़ायदा? ज़िंदगी का मज़ा तो ये है ना कि स्मूथ रोड पर भी चले और फिर कुछ ही ऊबड़ खाबड़ गड्ढे से खड्डे आ गए, ठीक है, फिर स्मूथ रोड आ गया, तो फिर तुम्हें क्या होता है? जब ये ऊबड़ खाबड़ खड्डों में से गाड़ी चलाने के बाद जब तुम इस स्मूथ रोड पर आते हो तो तुम्हें मज़ा ही कुछ अलग आता है ना। फिर इस स्मूथ रोड पे चलने का, इस स्मूथ रोड पे, जो इतने हिस्से में स्मूथ रोड पे चले हो, यहाँ तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इन खड्डों को पार करने के बाद जब तुम इस स्मूथ रोड पे चले हो तब तुम देखना कितना मज़ा आएगा। सब बाइक राइडर हो, सब फास्ट एंड फ्यूरियस हैं, सभी यश चोपड़ा को एडिशन देना चाहते हैं धूम 4 के लिए। सबको ये चीज़ मालूम होगी जो मैंने अभी यहाँ दिया था, यहाँ पे तुम्हें फिगर बना कर दिया था। चलिए करते हैं कुछ सवाल। e⁻²x + 1/x, इसका इंटीग्रेशन करो अब तुम, क्या हो जाएगा? ये क्या था? e⁻ax का इंटीग्रेशन क्या रहा था? e⁻ax/a, तो वही हो जाएगा यहाँ पे कि पहले तो इसे ऐसे लिख लोगे, e⁻²x dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन। फिर अब फार्मूला ये हम पढ़कर आए हैं पीछे, तो e2x/2 प्लस लॉग, बार ये ध्यान रखना, जब तुम्हारा ये ध्यान रखना जब डिफरेंट दो फंक्शन का सम हो या दो फंक्शन का डिफरेंस हो तो सी बार नहीं ही लिखोगे, एक ही बार लिखोगे सी, log x प्लस सी, ये ऐसे लिख लो, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी चीज़? क्लियर? ये फिर करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ मीठा सा। cos 4x + 3 dx, क्या पढ़ा था अभी? cos
ax प्लस बी हो अगर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी की जगह पे 4x प्लस 3 है, 4x प्लस 3 अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा, x से कोएफिशिएंट 4 प्लस का ये सी। ठीक, अब जो मैंने तुम्हें बताया था एक चीज़ कि कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ट्रिक्स होती हैं, वो सॉल्व उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है, तो वो तुम्हें कराता हूँ। और उसके बाद तुम्हारा ये सवाल हो जाता है यहाँ पर, तो इसके बाद फिर तुम्हारा ये लेक्चर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट हम कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्या करोगे तुम, कॉस स्क्वायर एक्स है ये, देखो फार्मूला होता है कॉस 2x होता है 1 माइनस का, सॉरी ये होता है। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने शुरू में अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे वो तुम्हें समझा देता हूँ और उसके बाद लेक्चर कंप्लीट। कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। यहाँ से तुम क्या करोगे, कॉस 2x प्लस 1 लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ से हो जाएगा ये कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, या ऐसे लिख लो इसे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब देखो तुम्हारा ये क्या बन गया, ये एक फंक्शन है क्योंकि अगेन अपने आप में 2 फंक्शन को ऐड करके बना है। तो क्या हो जाएगा, हम इसे लिख लेंगे इस तरीके से 1 अपॉन 2 dx प्लस इसे लिख लेंगे हम इस तरीके से cos 2x अपॉन 2 dx। अब देखो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर ले लो 1 अपॉन 2 dx प्लस ये cos 2x अपॉन 2 है, यानी कि ये क्या है 1 अपॉन 2 इंटू cos 2x है। तो 1 अपॉन 2 हम यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 2x dx। ठीक, ये लिख लेना, लिख लो पहले लिख लो, चलो अच्छा लिख लिया। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसे जगह बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा अब तुम्हारा, देखो क्या बैंड बजा बारात नहीं। अब dx का इंटीग्रेशन मैंने शुरू में बताया है, dx dy dp dq dm कुछ भी हो, d हट जाएगा वो लेटर आ जाएगा अपने आप। तो 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन 2 ये ऐसे ही रहेगा। और जस्ट मैं अभी बता चुका हूँ तुम्हें cos ax dx क्या होता है, sin ax अपॉन a। क्या बताया था मैंने ये कि cos ax dx हो, cos ax और dx हो, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन sin ax अपॉन a। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये sin a की जगह पे 2 है तो 2x और अपॉन में 2, तो वो x बाई 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स होगा तो उसका क्या होगा,
अब देखो करने का तरीका सारा ऐसा ही है, बस फार्मूला बता देता हूँ मैं तुम्हें कैसे होगा। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, एक ये फार्मूला भी होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस का cos 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले आया, cos 2x को इस तरफ ले गए। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। अब तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, इससे पहले नोट कर लेना, ये तो तुम्हारा अगला सवाल का तरीका था कि अगर यहाँ पे दे रखा हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर दे रखा हो, तब तुम क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे तुम यही लिख दोगे 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 डी एक्स, वैसे ही हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, और फिर इसी तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। तो ये सवाल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। इस सवाल का देखते हैं आंसर कौन देता है। जो बच्चा ये कर ले वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस तरीके से करके पूरा स्टेप बाय स्टेप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंप्लीट। अगला लेक्चर हमारा रहेगा इंटीग्रेशन द कंक्लूज़न। उसमें हम इंटीग्रेशन को कम्प्लीटली 11th की फ़िज़िक्स में जितना काम आएगा उसको हम कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह होगा हमारा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगा, बस ये सब कुछ है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, इंटीग्रेशन द कंक्लूज़न। तब तक के लिए बाय। आप लोग इसी तरीके से मेहनत अपनी जारी रखें और मनपसंद IIT में अपनी मनपसंद ट्रेड के अंदर सिलेक्शन इंश्योर करें। तब तक के लिए नहीं, कल तक के लिए बाय।